इट फॉलोज 2014। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि जहां हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इधर उधर भाग रही होती है और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से डर के भाग रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने घर में जाती है और अपनी कार लेकर एक बीच पर चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह हम एनी की लाश उसी बीच पर देखते हैं। अगले सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 2 बहनें थी और इनका नाम जे हाइट और केली हाइट था। जे के दोस्त का नाम एरा था और एरा के भाई का नाम पॉल था। जे का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम ह्यू था और इसके बाद जे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने थिएटर जाती है। मूवी थिएटर में जे और ह्यू एक गेम खेलते हैं और गेम के दौरान ह्यू को एक लड़की येलो ड्रेस में दिखाई देती है जिसे जे नहीं देख पा रही थी। इसके बाद ह्यू तुरंत जे को थिएटर से दूर ले जाता है और फिर वो दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान इन दोनों की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद अगली रात जे और ह्यू दोबारा मिलते हैं और ह्यू जे को अपनी कार में बिठाकर एक जगह ले जाता है और इसके बाद दोनों कार में सेक्सुअल इंटीमेट होते हैं और इसके ठीक बाद ह्यू जे को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब जे को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और फिर ह्यू जे को कुछ अजीब सी बातें बताने लगता है। ह्यू कहता है कि उसके ऊपर एक कर्स था जिसे उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जे को ट्रांसफर कर दिया है और ये कर्स जिस पर होता है उसे एक चीज फॉलो करती है और अगर वो चीज कर्स वाला इंसान को पकड़ ले तो ये चीज उस कर्स वाले इंसान को मार देगी। ये चीज किसी भी इंसान का रूप ले सकती है और ज्यादातर तो वो ऐसे इंसान का रूप लेती है जिससे उसे कर्स बियरर के सामने आने में आसानी हो। ये एंटिटी काफी स्लो है जो कि सिर्फ पैदल चलकर पीछा करती है, यानी कि अगर कर्स बियरर उससे बचकर भाग जाए तो कुछ समय के लिए उसकी जान बच सकती है। इस एंटिटी को सिर्फ वही देख पाते हैं जिस पर कर्स हो या फिर जिस पर पहले से कर्स था और इस कर्स को दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए कर्स बियरर को किसी और के साथ सेक्स करना होगा और अगर ये एंटिटी प्रेजेंट कर्स बियरर को मारने में कामयाब हो जाती है तो ये एंटिटी उसका पीछा करना शुरू कर देगी जिस पर ये कर्स इससे पहले था, यानी कि प्रेजेंट कर्स बियरर जे को एंटिटी मार डालती है तो ये कर्स वापस से ह्यू पर ही आ जाएगा और इसी बीच ह्यू एक नेकेड लेडी को जे की तरफ बढ़ता हुआ देखता है और वो जे को दिखाकर बताता है कि यही एंटिटी है। ह्यू जे को इस एंटिटी से दूर ले जाता है और फिर वो जे को उसके घर के बाहर फेंककर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं और जे अपने साथ हुआ सब कुछ पुलिस को बताती है। इसके बाद अगले दिन सुबह हम जे को अपना शरीर बाथरूम में चेक करते हुए देखते हैं और तभी एक रेड कलर का बॉल आकर उसके विंडोज पर लगती है। जे जल्दी से विंडोज के बाहर देखती है लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम वहाँ एक लड़के को विंडो से झांकते हुए देख पाते हैं जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। इसके बाद जे अपने स्कूल जाती है और वो अपने क्लास में उदास बैठी हुई होती है और तभी उसे अपनी तरफ एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखती है और ये औरत किसी को नहीं दिख रही थी। इसका मतलब ये है कि ये वही एंटिटी औरत है जो जे का पीछा कर रही थी। इसके बाद जे तुरंत अपनी क्लास से भागकर अपनी बहन केली के पास चली जाती है। वो ये सारी बातें केली और पॉल को बताती है और फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज रात एरा और पॉल उसके घर रुकेंगे ताकि जे सुरक्षित रह सके। अगले सीन में जब जे और पॉल रात में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी जे को वापस एक हाफ नेकेड लेडी दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे जे की ओर बढ़ रही होती है। जे जल्दी से भागकर घर के ऊपर वाले रूम में चली जाती है। उसके पीछे पॉल, एरा और केली भी वहां जाते हैं और फिर एरा के पीछे जे को एक लंबा ब्लाइंड आदमी दिखता है जो सीधे जे का पीछा कर रहा था। उस लेडी एंटिटी ने अब ब्लाइंड आदमी का रूप ले लिया था और उसे जे के अलावा कोई और नहीं देख पा रहा था। उसके बाद जे घर से बाहर निकलकर एक साइकिल लेकर पार्क की ओर भागती है और उसके बाकी दोस्त भी उसका पीछा करते हुए पार्क में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम वहां एक ग्रेग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि जे का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। ग्रेग जे की इस हालत को देखकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह ये पांचों लोग ह्यू के घर की तलाशी लेते हैं जहां उन्हें ह्यू का एक पिक्चर मिलता है जिसमें उसने अपनी हाई स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। इसके बाद उस यूनिफॉर्म की मदद से ग्रेग और जे ह्यू के स्कूल जाते हैं
जहां उन्हें ह्यू के बारे में सारी जानकारी मिलती है। दरअसल ह्यू ने जे को अपना गलत नाम बताया था। ह्यू का असल नाम जेफ रेडमॉन्ड था। और इसके बाद ये पांचों जेफ के असल घर पहुंच जाते हैं और घर की डोरबेल बजाने पर ह्यू की माँ दरवाजा खोलती है। जे उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जे ने जब पहली बार एंटिटी को देखा था तो उसने ह्यू की माँ का रूप ले रखा था और ह्यू का कहना था कि उसे ये कर्ज तब लगा था जब उसने एक बार किसी लड़की के साथ सेक्स किया था और इस कर्ज को अपने ऊपर से हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको किसी और के साथ सेक्स करके इस कर्ज को किसी और को ट्रांसफर करना होगा। फिर ये कर्ज किसी न्यू इंसान को पास ऑन हो जाएगा। उसके बाद ग्रेग उन सबको एक फैमिली लेक हाउस पर ले जाता है, जहां वो जे को गन चलाना सिखाते हैं ताकि समय आने पर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसके बाद सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी वो एंटिटी एरा का रूप लेकर जे के सामने आती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह जे उससे बचकर उस पर गोली चला देती है। गोली लगने के कारण वो एंटिटी गिरती है, लेकिन वापस से खड़ी हो जाती है और वो जे की तरफ फिर से बढ़ती है। इस बीच हम लोग उस एंटिटी को 2 बार रूप बदलते हुए देखते हैं। एक बार वो एनी का रूप लेती है और एक बार जे के नेबर बॉय का रूप लेती है। इसके बाद उस एंटिटी से बचने के लिए जे ग्रेग की कार लेकर वहाँ से भागती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जे के कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम जे को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस कर्ज को पास करने के लिए जे हॉस्पिटल में ही ग्रेग के साथ सेक्स करती है, यानी रूल के मुताबिक अब ग्रेग कर्स्ड हो जाता है। इस घटना के बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ग्रेग के साथ कोई हादसा नहीं होता है और ग्रेग मान रहा था कि ये कर्ज वाली बात एकदम बकवास है। लेकिन जे अब भी इस एंटिटी के लिए लुकआउट पर थी, क्योंकि वो ग्रेग को इससे बचाना चाहती थी। तो एक रात जे को ग्रेग वाइट ड्रेस में अपने घर की तरफ जाते हुए देखता है। जे को पूरा यकीन था कि ये ग्रेग नहीं बल्कि वही एंटिटी है जिसने ग्रेग का ही रूप ले रखा है। इसके बाद जे ग्रेग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन कोई नहीं उठाता है। इसके बाद जे जल्दी से ग्रेग के घर जाती है, जहां इस एंटिटी ने अब ग्रेग की माँ का रूप ले लिया था। और इससे पहले कि जे ग्रेग को कुछ बता पाती, तब तक एंटिटी ग्रेग पर हमला करके उसको मार देती है। यानी कि अब फिर से एंटिटी जे का पीछा करेगी और इससे बचने के लिए जे कार में बैठकर किसी सुनसान जगह चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह जब जे की नींद खुलती है तो उसे बीच में 3 लड़के बोट पर दिखते हैं। इसके बाद जे अपने कपड़े उतारकर पानी में जाती है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ सेक्स करके अपना कर्ज ट्रांसफर करना चाहती थी। लेकिन इसके आगे का सीन फिल्म में नहीं दिखाया जाता है कि जे ने उन लोगों के साथ सेक्स किया या नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जे को अपने घर में देखते हैं, जहां पॉल उसके पास बैठा हुआ था और पॉल जे को ऑफर करता है कि वो उसके साथ सेक्स करके इस कर्ज को अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन जे उसके ऑफर को रिजेक्ट करती है और फिर वो लोग इस एंटिटी को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर इस एंटिटी को पानी में गिराकर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो शायद एंटिटी मर जाए। इसके बाद वो लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। घर से निकलते समय जे अपने घर के रूफ पर एक नेकेड आदमी को खड़ा हुआ देखती है, जो कि एंटिटी होती है और वो जे का पीछा कर रही होती है। इसके बाद वो लोग पूल के पास पहुंच जाते हैं। फिर जे पूल के अंदर जाती है और बाकी लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को सेट करते हैं। तभी वो एंटिटी वहां जे के डैड के रूप में आ जाती है और वो पूल में आने के बजाय जे पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फेंकने लगती है। अब क्योंकि पॉल को वो एंटिटी नहीं दिख रही थी और जब पॉल गोली चलाता है तो वो गोली एरा के पैर में जाकर लगती है। इसके बाद पॉल अंदाज से ही उस एंटिटी पर टॉवेल फेंकता है ताकि उसका शेप दिख सके और शेप दिखते ही वो एंटिटी के सर में गोली मार देता है, जिस कारण ये एंटिटी पूल में गिर जाती है। पूल में गिरते ही एंटिटी जे का पैर पकड़ लेती है ताकि वो जे को डुबो कर मार सके। लेकिन पॉल वापस से अंदाजे से गोली चलाता है। एक और गोली उस एंटिटी को लग जाती है और वो जे का पैर छोड़ देती है और जे बचकर बाहर आ जाती है। इसके बाद पॉल जे से पूछता है कि क्या वो तुम्हें अब भी दिख रहा है। जब जे दोबारा पूल में देखती है तो सारा पूल खून से लाल हो जाता है। अगले सीन में हम उस रात जे को पॉल के साथ सेक्स करते हुए देखते हैं ताकि ये कर्ज पॉल पर ट्रांसफर हो जाए और इसके बाद पॉल
प्रोस्टिट्यूट वाले एरिया में देखती है। यहाँ वो ये कर्स किसी प्रोस्टिट्यूट में ट्रांसफर कर देगा ताकि ये कर्स काफी आगे बढ़ जाए। अब पॉल ने ऐसा किया या नहीं, ये भी इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। इसके बाद हम पॉल को जे के साथ चलते हुए देखते हैं और उनके ठीक पीछे एक इंसान उनका पीछा कर रहा था और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।